साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत लंबे समय से हमारे द्वारा विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात में फंसे लोगों के लोन डिफॉल्ट की समस्याओं के लिए बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन जानकारी आप लोगों को दिए जाने का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में गए वीडियो में आपने देखा था कि हमने टोटली सिक्योर्ड लोन पे बात की थी, लेकिन आज हम सिक्योर्ड लोन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है व्हीकल लोन। एक आम व्यक्ति जो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार है, आज की तारीख में उसका एक लोन व्हीकल लोन जरूर होता है, चाहे वह कार लोन हो, चाहे वह स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, दूसरे कोई कमर्शियल हैवी व्हीकल हो। ऐसी स्थिति में अगर किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका व्हीकल लोन डिफॉल्ट होता है तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आज इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी। साथियों, इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्हीकल लोन डिफॉल्ट स्पेशल 2026। और इस व्हीकल लोन डिफॉल्ट 2026 के सेशन में हमको सबसे पहले यह समझना है कि व्हीकल कभी भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे लोन भी दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसी प्रकार वाहन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है प्राइवेट वाहन जिसकी नंबर प्लेट सफेद होती है, जो आप व्यक्तिगत कार्यों के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है कमर्शियल वाहन, यानी ये वाहन जो है आपने अपने रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए परचेस किया है। ये बस हो सकती है, ये कार भी हो सकती है, ये ट्रक भी हो सकता है। लेकिन यहां पर जो प्राइवेट वाहन है ये मैक्सिमम टू व्हीलर या कार या जीप जैसी गाड़ियां हो सकती है। अब साथियों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं ना और व्हीकल लोन लेते हैं तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि व्हीकल लोन के अंदर आपका जो वाहन है, वो आपका जो वाहन है, जो भी गाड़ी है, वह सिक्योर्ड है। वह सिक्योर्ड है यानी कि आपको उस वाहन की एवज में आपको लोन दिया गया है। इसीलिए उस वाहन पर रहता है HPN, हाइपोथिकेशन, यानी कि जिसको हम सामान्य भाषा में कहे तो इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। यानी कि जब तक आप इसके EMI का भुगतान नहीं कर देंगे, आप इसके पूर्ण स्वामी नहीं होंगे और आप इस वाहन को तब तक नहीं दे सकते हो जब तक कि इसके ऊपर हाइपोथिकेशन लगता है। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं और अपने वाहन को सेल कर देते हैं स्टाम्प पर, यानी कि वाहन तो आपके नाम पर है, किस्तें आपके नाम पर चल रही है, सामने वाला व्यक्ति कहता है किस्तें मैं भरूंगा, वाहन आप मुझे भेज दो, आप वाहन उसको भेज देते हो। तो ये गैर कानूनी हस्तांतरण है जिसकी कानून में वैधता शून्य है। आपका लोन खत्म होने के बाद जब आपको NOC मिलती है तभी आप इस वाहन को किसी और को बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात ये हो जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति वाहन लेता है सोचता तो यही है कि मैं हर महीने की EMI को टाइम पे भरूंगा, लेकिन किसी कारण विशेष के चलते अगर उसका लोन डिफॉल्ट हो गया, जो भी लोन उसने लिया है, कोई भी गाड़ी है, वो लोन डिफॉल्ट हो गया, तो सबसे पहले इसमें शुरू होता है रिकवरी प्रोसेस। यानी कि आपको कॉल पे कॉल आएंगे, वही जो अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, सबकी एक कहानी है कि चौथे दिन से आपको फोन आने चालू हो जाएंगे और गाड़ी उठाने की धमकियां देने लगेंगे। एक चीज ये ध्यान रखना, सिक्योर्ड लोन एक है होम लोन जिसका पोजीशन हमेशा आपके पास है, जो स्थायी संपत्ति है, जो गुंडागर्दी करके जब्त नहीं की जा सकती है। दूसरा है वाहन लोन। तो व्हीकल लोन के अंदर रोड पे चलने वाला वाहन है, लोग घर के अंदर रखते नहीं है, पार्किंग नहीं होती है, इनके पास मास्टर की होती है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो व्हीकल को सिक्योर रखना, सुरक्षित रखना आपके लिए एक टेढ़ी खीर होती है।
अब इसमें लीगल कार्रवाई क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है, हर महीने की ईसीएस लग रहा है तो ये सेक्शन 25 भी कर सकते हैं। 138 एनआई एक्ट का मुकदमा भी कर सकते हैं। यदि गाड़ी आपने किसी को बेच दी, आपने खुर्द बुर्द कर दी, उसके पार्ट्स निकाल के बेच दिए, गाड़ी में मॉडिफिकेशन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये आपके खिलाफ 316, 318 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी कार्रवाई लीगल में इनकी होती है वो होती है आर्बिट्रेशन की, जहां आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा इनकी एक रेपो टीम होती है, रिकवरी एजेंटों की तरह ही। वो रेपो टीम भी किस तरीके से काम करती है उसका भी हम जानकारी देंगे आपको। इसके बाद ये वो वाहन सीज करते हैं ना, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? बड़े मीठी मीठी बातें करके आपकी 2 किस्तें बाकी है, आप 2 किस्त जमा कराना, गाड़ी हमको सौंप दो, और गाड़ी ले जाके यार्ड में खड़ी कर देते हैं और बाद में कहते हैं अब तो पूरा पैसा जमा होगा तभी हम गाड़ी रिलीज करेंगे। कानून कुछ नहीं करता है, आप कोर्टों के चक्कर काटते रह जाते हो, पुलिस स्टेशन जाकर चले जाते हो तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई तुम तो किस्त जमा करा दो, जबकि ये अपनी गुंडागर्दी पे आते हैं कि टोटल बकाया जमा कराओगे तो ही हम गाड़ी देंगे, बाकी गाड़ी नहीं देंगे। आपने 5 साल की ईएमआई थी, आपने 12 महीने जमा कराया, ये चीज नहीं देखी जाएगी, और बाकी 48 महीने की ईएमआई आप कब जमा कराओगे एक साथ? संभव ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ और राशि बकाया निकाल के आपकी गाड़ी को तो औने पौने दाम बेच देते हैं और आपसे वसूली आगे की चालू हो जाती है। इसीलिए यदि व्हीकल लोन है और व्हीकल लोन डिफॉल्ट होने वाला है तो लापरवाही नहीं करनी है, गाड़ी गुंडों के हाथ नहीं लगने देनी है, ध्यान रखनी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा वाहन लोन है, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, किसी कारण से अगर मैं लोन नहीं भर सकता हूं तो यहां पर आपको कंपनी को एक प्रायर नोटिस सर्व करना है जो थ्रू स्पीड पोस्ट जाएगा। प्रायर नोटिस कभी भी एडवोकेट के नाम से नहीं जाता है, मैं कई बार बता चुका हूं। कोई ये कहता है कि एडवोकेट के नाम से भेजो, इसका मतलब आपको मिसगाइड किया जा रहा है या आपको अपने काम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। 2 शब्दों में कहूंगा, एडवोकेट के थ्रू भेजना और खुद के थ्रू भेजना। तो खुद के जरिए भेजने से कौन से 12 लाभ है, बहुत पहले मैं अपने चैनल पे बता चुका हूं, मैं उस पोस्ट को रीशेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेना। यह भी ध्यान रखना कि प्रायर नोटिस जब अनसिक्योर्ड लोन में जाता है तो उसकी भाषा अलग होती है। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जाता है तो उसकी भाषा अलग होती है। लेकिन यदि वह व्हीकल लोन के मैटर में जा रहा है, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो उसकी भाषा अलग होती है। कभी भी एक ही प्रायर नोटिस को भेजने की गलती कभी नहीं करनी है, यह ध्यान रखना है। यदि आप व्हीकल लोन के मैटर में प्रायर नोटिस भेजते हैं तो फिर आपके लिए एक रिकवरी का फार्मूला होता है जो रिकवरी एजेंट को भी निपटता है और रेपो टीम को भी। यानी कि उस रिकवरी फार्मूले में रेपो टीम, लीगल टीम, रिकवरी एजेंट, इनके ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जितने भी है उन सब के लिए एक इंटीमेशन लेटर तैयार होता है यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हैं तो। थोड़ा सा आपको यहां यह ध्यान रखना है कि इनकी जो रेपो टीम होती है ना, ये गुंडों का एक समूह होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कह दिया है कि रिकवरी एजेंटों की एक्टिविटी को देखकर यह लगता है कि गुंडों का एक समूह है। और रेपो टीम होती क्या है? वही होती है। क्या किसी आरबीआई ने किसी रेपो टीम को लाइसेंस दिया है? नहीं दिया है। एजेंसियां अपने नॉर्मल प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन करा के वर्किंग करती है और रेपो का काम करती है। और रेपो में जितने भी होते हैं सब पियक्कड़ होते हैं, लगभग पियक्कड़ होते हैं जो टोल नाके के पास बैठे रहते हैं। उसके स्टोरी में आगे आ रहा हूं मैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपका कोई व्हीकल लोन है
और व्हीकल लोन के मैटर में यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है और प्रायर नोटिस देने के बाद यदि कोई लोन रिकॉल नोटिस या लोन डिमांड नोटिस या इंस्पेक्शन भौतिक निरीक्षण का कोई नोटिस आया है तो आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ध्यान रखना, उसका भी जवाब देना होता है। कई साथी हमको नोटिस भेजते हैं, हम कह देते हैं इग्नोर करो, क्योंकि वो बताते नहीं है ये नोटिस कैसे आया, पोस्ट से आया, मेल से आया, डाक से आया, टेक्स्ट मैसेज लिंक से आया, और ये किस चीज का नोटिस है। भाई ये व्हीकल लोन है, ये मेरे होम लोन का है, या ये मेरे अनसिक्योर्ड लोन का है, कोई जानकारी देते ही नहीं है। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, हमने एक ऐसा आरटीओ एप्लीकेशन लेटर बनाया है कि जब गुंडागर्दी करके यदि ये लोग आपकी गाड़ी को जब्त कर लेते हैं तो इनका काम क्या है, इस गाड़ी को नीलाम करेंगे। नीलामी तो औपचारिकता हो गई, औने पौने दाम बेच देंगे और जिसको भी बेचेंगे वह अपने नाम पे इस गाड़ी को ट्रांसफर कराएगा। तो ऐसी स्थिति में आरटीओ को एक ऑब्जेक्शन लेटर भेजा जाता है, जो मैंने पहले बता रखा है एक वीडियो में, आपने सुना होगा। मैंने हमारे एक साथी को, महाराष्ट्र के एक साथी को ऑब्जेक्शन लेटर लिखने को कहा था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर लिखा, कंपनी वाले थक गए, गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो रही है। अब करना क्या है, झुकना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी प्रक्रिया इसमें होती है आर्बिट्रेटर, यानी कि जब भी ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे तो आपको प्रत्येक आर्बिट्रेटर नोटिस का जवाब देना है। उसको जवाब नहीं, मैं ऑब्जेक्शन कहूंगा, ऑब्जेक्शन देना है। ये भले मेल करे, व्हाट्सएप करे, टेक्स्ट मैसेज लिंक करे, आप भी सारे तरीके अपनाओ, लेकिन आपको पोस्ट जरूर करना है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर ये फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर भी देते हैं बिना हाई कोर्ट के डायरेक्शन के, अगर खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं और आर्बिट्रेटर आपकी बातों को रिकॉर्ड पे नहीं लेता है और एक्स पार्टी अवार्ड कर लेता है, तो कई बार ये रिकवरी एजेंट, आपने मेरे रिकॉर्डिंग में सुना होगा, कई बार ये रेपो टीम खड़ी हो जाती है गाड़ी को सीज करने के लिए कि हमने सेक्शन 17 का ऑर्डर करा दिया, तो घर जाके अगरबत्ती कर उस ऑर्डर की, क्योंकि कोई भी ऑर्डर बिना कोर्ट एग्जीक्यूशन आपकी गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखें, आर्बिट्रेटर जज नहीं है, उसके लिए सिविल न्यायालय या अपर जिला न्यायालय जो होते हैं वहां एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल होगी और उस कोर्ट से ऑर्डर होगा, और उस कोर्ट से भी एक व्यक्ति को रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा और वो रिसीवर ही आपकी गाड़ी जब्त कर सकता है, कोई रेपो टीम जब्त नहीं कर सकती है। रिसीवर जब्त करेगा तो रिसीवर अपने रिसीवर होने का प्रमाण, अपना आई कार्ड आपको दिखाएगा, और जब रिसीवर है तो इन गुंडों को गुंडागर्दी करने की जरूरत का है, तुम तो पुलिस स्टेशन से पुलिस साथ में लाके गाड़ी जब्त कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 9 का ऑर्डर तब मिलता है जब कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी और कोर्ट से हमको समन आएगा, और हम जब कोर्ट में अपीयर होके कहेंगे साहब देखो ये हमने ऑब्जेक्शन दे रखे, इन्होंने टोटली फर्जीवाड़ा किया है। ये चीज ध्यान रखना। मैं एक बात जरूर कहता हूं, अगर आपका कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, और किसी हालात से लोन नहीं भर पा रहे हो, प्रायर नोटिस भेजना आपको जरूरी है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद गैर कानूनी रूप से वाहन सीज, तो क्या होता है, इन्होंने भले आर्बिट्रेशन अवार्ड कर दिया, पास कर दिया, उस आर्बिट्रेशन अवार्ड के दम पे ये गाड़ी सीज नहीं कर सकते, उसके लिए कोर्ट का, आपके लोकल कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है। केवल अंग्रेजी में लिखे हुए आर्बिट्रेशन अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है यदि उसके साथ न्यायाधीश की, सिविल न्यायाधीश की छाप लगा हुआ कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो, तो ये गाड़ी जब्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये गैर कानूनी रूप से ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, और ये गुंडागर्दी कहां करते हैं वो भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब होता क्या है, टोल नाके पे जब्ती, ये लोग क्या करते हैं, हर लगभग जो टोल नाके होते हैं ना, आप देखना जितनी भी गाड़ियां आपकी रेपो होती है, जितनी भी गाड़ियां सीज होती है, यदि आप टोल नाके पे नहीं जाओगे तो कभी गाड़ी सीज होगी नहीं आपकी। लेकिन जैसे ही टोल नाके पे पहुंचे, टोल नाके को क्रॉस किया, आधे घंटे के मतलब आधे किलोमीटर के अंदर रिकवरी एजेंट या रेपो टीम खड़ी होती है आपकी गाड़ी के आगे आगे।
और आपकी गाड़ी को गुंडागर्दी करके जब्त करती है। और उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन होता है, यदि आप पुलिस स्टेशन भी चले जाओ, पुलिस वाले भी कहते हैं हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। यहां काम आता है आपका इंटीमेशन लेटर, कि गाड़ी के अंदर आपके पास इंटीमेशन लेटर पड़ा होता है, पुलिस वालों को डायरेक्ट इंटीमेशन लेटर दो कि इस लेटर को पढ़ो कि बिना सेक्शन 9 के, बिना सक्षम न्यायालय के ऑर्डर के ये लोग गाड़ी जब्त नहीं कर सकते हैं। अगर ये जब्त कर सकते तो आप लिख के दो कि बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के जब्त कर सकते हैं। आपको जहां पर भी ये लोग मिल जाते हैं ना, आप गलती क्या करते हो, आप गाड़ी से उतर जाते हो। गाड़ी से उतरना नहीं है, ड्राइविंग सीट से उतरना नहीं है। आप लोग सोचते हो चाबी तो मेरे जेब में पड़ी है, अरे ये मास्टर की लेके घूमते हैं, मास्टर की। बड़े बदमाश किस्म के, गुंडे प्रवृत्ति के कुछ रेपो टीम के लोग होते हैं, जहां पे आपको अवेयर रहना है। और दूसरी बात, आप अपनी गाड़ी का कांच खुद नहीं खोलोगे ना, तो दुनिया की कोई गाड़ी का कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी का कांच नहीं खोल सकता है। और दूसरी बात, भले बीच में आ रहे, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपकी जान पे खतरा आ रहा है तो गाड़ी चलाओ, अगर नीचे आके कुचलता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है बीच रोड पे गाड़ी रोकने का। उसके बाद यदि आपको लगता है कि पीछे पीछे आ रहे हैं, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन की लोकेशन ले, पब्लिक भीड़ भरे एरिया में जाए और तनाव नहीं ले, और उसी बीच में 112 नंबर पे फोन कीजिए कि भाई इस नंबर की गाड़ी या मेरे नंबर की गाड़ी, ये मेरे गाड़ी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए जो गुंडागर्दी करते हैं, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं, पुलिस तुरंत प्रोटेक्शन देगी ऐसी स्थिति में। तो ये गलती क्या करते हो, आप समझते हो मैं तो बड़ा शरीफ हूं, मैं तो निपट लूंगा, मैं तो कानूनी बात कर लूंगा, आप उतर जाते हो। उस समय आप किसी वकील को फोन लगाते हो, आप तो मतलब नहीं है उस चीज का। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के ये आपकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकते हैं, और ये मीठी मीठी बातें करके 1-2 EMI की बात करके आपसे 1-2 EMI भी भरवा लेंगे और गाड़ी यार्ड में खड़ी कर लेंगे। और एक बार गाड़ी यार्ड में खड़ी करने के बाद इन रिकवरी गुंडों को भी परमिशन नहीं है कि उस गाड़ी को निकाल के बाहर लाए। आपने वो देखा होगा, जोधपुर के अखबार की एक खबर डाली थी मैंने भास्कर की, 3 रेपो टीम वाले यूं उल्लू बन के बैठे हुए थे, उल्लू बन के। मतलब ऐसे घृणित काम करने वालों को ऐसे ही सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि ये देखते हैं कि साथ में परिवार है, महिला है, बच्चे हैं, तो ये ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं। ऊपर से ये शराब पिए हुए होते, इनके साथ हथियार रखे होते हैं, और वहां की जो लोकल पुलिस भी होती है ना, वो भी इन लोगों का बाल बाका नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है ये मुझे आप बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखिए, ये एजेंसी और ये रेपो टीम है ना, भले ही इनके पास कोर्ट का सेक्शन 9 का ऑर्डर भी हो, तो भी आपकी गाड़ी को टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए रिसीवर, और रिसीवर जो होता है वो कंपनी का मेन अधिकारी होता है, वो कोई रिकवरी दल्ला तो है नहीं, या रेपो टीम का गुंडा तो है नहीं कि वो बोतलें खोलेगा इन लोगों के साथ बैठ के। तो रिसीवर नहीं है तो गाड़ी भी ये लोग टच नहीं कर सकते। और यदि कोई रिसीवर का ऑर्डर हो गया है और आपकी जानकारी में नहीं है और आपको पता चलता है, तो आप उस कोर्ट में आप इस ऑर्डर को भी रिकॉल करा सकते हैं। एप्लीकेशन लगा के जो एक्स पार्टी हुआ, उस एक तरफा हुआ, उसको 2 तरफा की एप्लीकेशन करवा के आप अपना पक्ष रख सकते हैं, यह आपका अधिकार है। साथियों, आपने मेरी एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी जो जुड़े थे, वो उनका वाहन लोन था, और वाहन लोन के मैटर में वो बराबर अपनी EMI जमा करा रहे थे। ठीक है, एक आध EMI चुके होंगे, आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू की। उसके बाद जब जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आता गया, जब आर्बिट्रेटर का नोटिस आता गया, तो वो उस व्यक्ति को बताते गए कि भाई मुझे नोटिस आ रहा है। अरे तुम तो किस्त भरो, तुमको किस्त भरो, तुमको टेंशन नहीं लेनी है। अब आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, ध्यान से सुनना, ठीक है, बंदे ने जवाब नहीं दिया, फिर नोटिस आया, जवाब नहीं दिया, फिर नोटिस आया, जवाब नहीं दिया, हो गया अवार्ड पास। अब यहां देखने वाला कोई नहीं है कि तुम कंपनी से बात कर रहे थे, वो तो तुम्हारी गलती है। क्यों बात कर रहे थे? जब आर्बिट्रेटर ने नोटिस भेजा तो आपने उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं भेजा? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा ना, रिकवरी एजेंट आएंगे, कंपनी वाले आएंगे, सेटलमेंट की बात करेंगे, और आप
गेंदा भैया हो, भावनाओं में बह जाते हो, जवाब देते नहीं हो और अवार्ड पास हो गया। अब उस अवार्ड को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में इन्होंने एग्जीक्यूशन लगा दिया। पार्टी को डेट मिल गई फरवरी महीने की, और अभी भी पार्टी की बेवकूफी क्या है मालूम है, कि हम सलाह दे रहे हैं उससे ज्यादा वो कंपनी पे भरोसा कर रही है। तो करो, खड्डे में गिरो, कल के बाद जब पुलिस टीम के साथ रिसीवर आएगा तो तुमको देना पड़ेगा, तुम्हारी गाड़ी भी जाएगी, सब जाएगा, साबित करते रहना कल के बाद कोर्ट में कि तुम सही थे। गलती आप लोगों की है कि आप लोग नोटिस को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए साथियों, व्हीकल लोन के मैटर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है VH प्रायर नोटिस, यानी कि व्हीकल लोन का प्रायर नोटिस दीजिए। व्हीकल लोन का प्रायर नोटिस देने के बाद ECS अकाउंट इंफॉर्मेशन का ड्राफ्ट भेजिए और ये डिटेल मांगिए। इसके बाद जो भी LRN नोटिस आए या लोन डिमांड नोटिस आए, इसका भी रिप्लाई करें। यदि भौतिक निरीक्षण का नोटिस आए, इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल, उसका भी रिप्लाई कीजिए। इसके बाद जितने भी आर्बिट्रेशन के नोटिस आए उनका भी आप रिप्लाई कीजिए। और इसके बाद एक और चीज बाकी रह रही, बता रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, ये दो मुद्दे में भूल रहा था। आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आए उनका आप जवाब दीजिए, और साथ में एक इंटीमेशन लेटर हमेशा तैयार रखें कि बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर कोई भी रिकवरी दल्ला, कोई भी रेपो टीम आपकी गाड़ी को नहीं उठा सकती है, इतना ध्यान रख लीजिए। और गाड़ी के अंदर परमानेंट इंटीमेशन लेटर और आपने कंपनी को कौन कौन से नोटिस दे रखे हैं उन सब की ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी गाड़ी पे जरूर रखें। ये चीज ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे की बात, ठीक है। और एक चीज, कभी कभी हम सोचते हैं कि सर मैंने स्कॉर्पियो एन खरीदी है, अब क्या है कि 12 महीने मैंने किस्त भर दी है, कंपनी का रिकवरी एजेंट कह रहा तुम एक काम करो, वाहन सरेंडर कर दो, गाड़ी जमा करा दो, मैटर खत्म हो जाएगा। आप लोग भोले भाले बन के गाड़ी जमा करा देते हो और आप सोचते हो मैटर खत्म हो गया। अरे जनाब, खत्म नहीं हुआ। या गाड़ियों में हमेशा ध्यान रखना, आपकी तरफ और आउटस्टैंडिंग निकालेंगे और भविष्य में ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। चेक है तो सेक्शन 138 करेंगे, सेक्शन 25 का मुकदमा करेंगे, बाद में भी राशि वसूल करेंगे। इसीलिए गाड़ी कभी भी सरेंडर करो तो उनको कहना कि सरेंडर लेटर बना के दो, जिसमें आप ये लिख कर दे रहे हो कि गाड़ी की कीमत को आप इसमें एडजस्ट कर रहे हो, मतलब मेरा पेमेंट जमा हो गया, अब कोई बाकी नहीं रहा। और वाहन के मैटर में भी एक चीज ध्यान रखना, वाहन लोन का भी सेटलमेंट होता है, वाहन लोन का भी सेटलमेंट होता है, बशर्ते आपकी गाड़ी गुंडों के हाथ नहीं लगे, बशर्ते कि आप हर नोटिस का जवाब दो। इस मैटर में भी आपका सेटलमेंट इजी तरीके से होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको अवेयर होना पड़ता है। इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए। आप कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक पे आपको बेहतर जानकारी दे, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन, लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, देर मत कीजिए, प्रायर नोटिस जरूर भेजिए, प्रायर नोटिस जरूर भेजिए। और उसके साथ बाकी के जो फॉर्मेट है उनको भी जरूर रेडी करें। यकीन मान के चलना कि किसी एरे गेरे नत्थु खेरे की औकात नहीं है कि आपकी गाड़ी पे काली दृष्टि डाले। और टोल नाकों से सावधान रहे, टोल नाकों के पास गाड़ी कभी भी न रोके, चाहे कोई आड़ा भी आ जाए, मजबूत बने, अपने आप को सक्षम रखें, और जब भी जरूरत पड़े सीधा 112 नंबर पे फोन करें। और वहां ये कहने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी सीज करने आ रहे हैं, आपको कहना है कि कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई अधिकार होता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी को रोके। ध्यान रख लीजिए। इसी के साथ आज की बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।